अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। एक्चुअली ज़रा कराची में और शायद कुछ और शहरों में भी ये वबा सी फैली हुई है। इसको स्टमक फ्लू कह लें या फिर इसको वैसे ही गला ख़राब ज़ुकाम नज़ला कह लें। वैसे मौसम यहाँ पे कदरे बेहतर है काफ़ी दिनों से। बहुत से शहरों में ऑल्दो पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान मौसम बदलने की तरफ अब वो अयाम या वो दिन आ रहे हैं जब मौसम बदलने का सा समा बन जाता है। सो यहाँ पे अभी वो सीन नहीं है क्योंकि अभी सर्दी आने से पहले शदीद गर्मी का एक स्पेल रेगुलर होता है, आना ही होता है सितंबर के एंड और अक्टूबर में। लेकिन अदरवाइज़ इसी वबाई अमराज का शिकार हुई हैं हमारी साथी हुमा अमीर शाह, और इसलिए आज हमारे दरमियान वो मौजूद नहीं है। खैर, कल दरमियान मौजूद था लोगों के शारा फैसल पर एक शेर, और आपको पता ही है हमारा पसंदीदा मशगला बहैसियत कौम, सड़क किनारे कुछ भी हो जाए बाइक खड़ी करके गाड़ी रोक कर वो मंजर देखना है। और यहाँ तो फिर शेर आया हुआ था, तो इसलिए लंबी लंबी लाइनें लगीं शारा फैसल पर इस शेर को देखने के लिए, और घंटों की ट्रैफिक जाम भी थी। पता ही लगा कि भाई इसको डॉक्टर के पास लेकर जाया जा रहा था और रास्ते में से इसने छलांग मारी और लोगों का हजूम देखकर ये बिदक सा गया, और फिर एक शख्स पे इसने हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन अल्टीमेटली इसको कोशिश करके बेसमेंट में से निकाल के, पार्किंग में से निकाल के जू मुंतकिल कर दिया गया। अब ये 17-18 महीने का शेर है जो कि खासा सेहतमंद लग रहा है। आई एम श्योर इलीगल तो है इसको रखना जहाँ भी किसी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में इस जंगली जानवर को रखा हुआ था, और ये पहला तो है नहीं, इससे पहले भी हम कितनी बातें कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि इसे कराची जू मुंतकिल कर दिया गया है तो मुझे इसकी फिक्र ज़्यादा लाहक हो गई है, क्योंकि वहाँ तो ये बिल्ली बन के निकलेगा। असल इम्तिहान, असल इसकी आजमाइश ज़िंदगी की तो अब शुरू होगी अगर ये कराची जू में ही रहेगा, जो कि प्रॉब्ली रहेगा, क्योंकि इन्होंने मुबैना तौर पर मालिक, जो कि कह तो रहा है मालिक लेकिन केयर टेकर टाइप लग रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसने कहा जी मैं तो डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। लेकिन आप कभी जाके देखें कराची जू में शेरों की हालत, मतलब आपको उन पे तरस आना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे इन्हें किसी इमदाद की ज़रूरत है, किस किस्म के बादशाह हैं जंगल के कि इनको कोई ड्रिप वगैरह लगाओ, इनका होमोग्लोबिन चेक कराओ, क्योंकि अगर उनको वाकई जो खुराक जिसमें गोश्त शामिल है उनको मिल रहा हो और वो खा रहे हों और कोई और ना खा रहा हो, तो फिर तो उनकी सेहत बेहतर होनी चाहिए, जैसा कि हमने लाहौर जू में शेरों की देखी है, बचपन से वहीं देखे हैं शेर। लेकिन अब यहाँ पर लेट्स सी क्या होता है, इस शेर की किस्मत और इसकी ज़िंदगी आगे क्या रंग लेती है। सो वील टॉक अबाउट दिस, वी हैव एन एक्सपर्ट लेटर इन द शो कि ये जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में जंगली जानवरों को रखने का रुझान है, या फिर पता नहीं इसे शो मारना कहें, या पता नहीं क्या सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, क्या इसके लिए मज़ीद कोई कानून साज़ी करने की ज़रूरत है या ऑलरेडी जो कवानीन हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो ये सब कुछ तो हम बात करेंगे ही। लेकिन एट द सेम टाइम 15 साल बाद आज से पाकिस्तान में एशिया कप का आगाज़ हो रहा है। कुछ पार्ट एंड मार्शल ही होगा पाकिस्तान में इसका सिलसिला, लेकिन एटलीस्ट ये तय हो जाएगा कि क्या माशाल्लाह आईसीसी नंबर 1 टीम जो कि हम हैं वही एशिया की क्रिकेट पर भी राज करेगी या फिर कोई और। हमें तो अपने लिए बहुत उम्मीदें हैं, और पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल होंगे मद्दे मुकाबिल। एक ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मुल्तान में हमने वैसे इंजेक्ट करने की कोशिश की है, ज़रा हल्ला गुल्ला लोग करें, एंजॉय करें, कुछ टी शर्टें वगैरह भी लोग ले रहे हैं, कुछ सामान भी मैच देखने आने के लिए ले रहे हैं, वो जो आप झंडे वंडे हिलाते हैं। सो बाबर आजम ऑल्दो हमारे जो हीरो हैं वो कहते हैं कि भाई पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो और खुशी होती, हमें भी होती, लेकिन चलें अब जो हो रहा है उसमें हम भरपूर जान मारेंगे। बाबर आजम है, अच्छा चलो बाबर आजम की गुफ्तगू हम ज़रा दिखा देंगे थोड़ी देर बाद। एनीहाउ 4 मैचेस होंगे पाकिस्तान में, और वैसे मेज़बान इस टूर्नामेंट का पाकिस्तान ही है। फाइनल समेत 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाक भारत टाकरा इस सैटरडे को होगा, 2 सितंबर को। पता लग गया है क्योंकि सैटरडे को कोई और भी प्लान था हमारे दोस्तों का, तो हमने सब कैंसिल कर दिया क्योंकि उस दिन सिर्फ मैच देखा जाएगा। और सर्टनली भारत भी इस कप को जीतने की सलाहियत रखता है और हम तो रखते ही हैं, तो हमारी उम्मीदें और नेक तमन्नाएं तो अपनी टीम के साथ ही हैं। अफ़गानिस्तान को क्योंकि अभी हमने ताज़ा वाइट वॉश किया है, तो उससे हमारा एतमाद और हमारा कॉन्फिडेंस वो भी एक नए लेवल पर है। और बाय द वे इस सिलसिले में जियो न्यूज़ पर आप खुसूसी ट्रांसमिशन आज से ही देख सकेंगे, जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स होंगे और आपको क्रिकेट पर तज्ज़िये तबसरे सब कुछ देखने को मिलेगा। नेपाल की टीम वैसे तो बज़ाहिर हल्की है, लेकिन इसमें भी अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, और
किसी भी दिन अपनी टीम के लिए या अपनी टीम के लिए आसानी या किसी मुखालिफ टीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी की है कल इन्होंने। और आयमा बेग और एक नेपाली सिंगर हैं, वो दोनों मिलकर परफॉर्म करेंगी इस ओपनिंग सेरेमनी में। सो ये भी एक लेटेस्ट बात है। साबिक कप्तान मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू मोइन भाई फॉर बीइंग विद अस। मोइन भाई, आज से आगाज़ हो रहा है, हम नंबर 1 टीम तो हैं, आपको क्या लगता है, दिल की अगर ना भी सुने, वैसे तो दिल हमारा यही कहता है, फैक्ट्स की बात देखें तो हम फेवरेट हैं एशिया कप के लिए भी? जी बिल्कुल, एज अ फॉर्मर कैप्टन मुझे तो पूरा यकीन है जिस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है और जो फॉर्म कैरी कर रही है, तो बज़ाहिर से तो मैं बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम फॉर द एशिया कप। और जिस तरह के लाइक लड़के खेले हैं बाबर आजम की कप्तानी में, बाबर खुद हिमसेल्फ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, रिजवान हो गए, इफ्तिखार हो गए, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब, टॉप प्लेयर हैं सारे, फ़खर जमान, सब फॉर्म में नज़र आ रहे हैं मुझे। और बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी नज़र आई है। और दो के ओपोनेंट जो थे अभी जो हमने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली है, वो इतने तगड़े नहीं थे इस फॉर्मेट के अंदर, बट स्टिल उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और वो तगड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी तो यकीनन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले, जिस तरह ये लड़के खेल रहे हैं, अपनी फॉर्म कंटिन्यू की, तो पाकिस्तान कैन बी विनर दिस टाइम अगेन एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी थर्ड टाइम। इंशाल्लाह जी, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अब ये बताइएगा, हमारी रिवायती तौर पर तो हमारी जो स्ट्रेंथ है ना मोइन भाई, फास्ट बॉलर्स हैं जो सर्टनली अब भी हैं। अब हमारे बैटर्स की शोहरत थी कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, आजकल हमें लग रहा है कि कुछ ऑफ है मामला। क्या हमारे लिए ये एक सीरियस इशू बन सकता है? जी मुझे नहीं लगता है ऐसा, बिकॉज कि अगर हम रिसेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फॉर्म देखें, आया वो टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें भी हमने स्पिनर्स को फेस किया है। एंड अगेन मैं समझता हूँ टॉप क्लास स्पिनर्स थे अभी भी जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले। एट टाइम्स आता है प्रेशर जब आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती, ऐसा लगता है कि शायद स्पिनर्स को नहीं खेल सकते हम। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो डोमिनेटिंग है, मैं समझता हूँ सारी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की, they are equally good as long as the fast bowler is concerned। और स्पिनर्स मैं समझता हूँ कि बैलेंस है। और जहाँ तक रही बात हमारे फास्ट बॉलर्स की, फास्ट बॉलिंग हमारा हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस दफ़ा भी रहेगा वो। बट अगेन मैं ज़रूर कहूँगा इस कंडीशन में पाकिस्तान को एडवांटेज आएगा, बिकॉज दे हैव प्लेड द रीसेंट पास्ट क्रिकेट इन श्रीलंका। और ये जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान में 1-2 मैचेस हैं पाकिस्तान के, लेकिन जो बकाया मैचेस हैं उस श्रीलंका में बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। रिसेंटली अपनी जो क्रिकेट इन्होंने खेली है और जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, आई थिंक जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ खेली है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी पाकिस्तानी बैट्समैन को स्पिनर फेस करने की। अच्छा मोइन भाई, अब आज के मैच की बात कर लेते हैं। मुल्तान की कंडीशंस देख भी रहे हैं, आप भी वाकिफ़ हैं इससे। शदीद गर्मी है, पहले बैटिंग करने वाला फ़ायदे में रहेगा या वाइस वर्सा? जी बिल्कुल, हर प्रेशर वाले मैच में प्रेफर तो अच्छे कैप्टन यही करते हैं कि अगर बैटिंग कंडीशंस अच्छी है तो पहले बैटिंग की जाए। बट चूंकि आपके साथ जो इस वक्त ओपोनेंट है आपकी नेपाल जैसी टीम है, तो पाकिस्तान को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे कप्तान को ज़रूर ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनको उनकी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या वो पहले बैटिंग करना चाहते हैं, उसकी उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या उनको पहले बॉलिंग में चूज़ करना होगा इस शोबे को कि वो पहले इस्तेमाल करें अपने बॉलर्स को। तो इट ऑल डिपेंड, एक तो कंडीशंस के ऊपर भी, प्रेशर वाले मैच में भी। चूँकि ये मैच टूर्नामेंट का पहला मैच है, यकीनन प्रेशर तो होगा कैप्टन्स के ऊपर होता है, बिकॉज के पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी खुदा ना खास्ता अगर डिफीट होती है, और नेपाल के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी बिकॉज के वो फुल फ्लैश जाएंगे। उनके लिए हारना जीतना इतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज वो हार भी जाएंगे तो इतना अफसोस या वो नहीं होगा नेचुरली एक फीलिंग बट वो जान मारेंगे और जीत गए तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैच है ये। उनको वो ऑल आउट जाएंगे, ऑल्दो कि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस उनको नहीं है। पाकिस्तान कैन बी winner of this match easily, but again it's a game of too much uncertainties, so let's hope पाकिस्तान जीते ये मैच। और उम्मीद भी करता हूँ कि वो टॉस जीत के वो काम करें जो उनको ज़रूरत है, जो आगे फोर्स ही करें, आगे उनको ज़रूरत पड़ेगी आया कि पहले बैटिंग करनी या पहले बॉलिंग करनी। श्रीलंका में
पिचेस थोड़ी सी मॉइस्चर्स होती हैं और इसकी वजह से लोग वहाँ प्रेफर करते हैं कि पहले बॉलिंग की जाए, लो स्कोर टोटल पे आउट किया जाए और फिर उसको डिफेंड किया जाए। बट पाकिस्तान में नेशनली मुल्तान जैसे वेन्यू पे डिफरेंट सिचुएशन होगी, फ्लैट ट्रैक होगा, तो नॉर्मली प्रेफर तो बैट ही करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे नेपाल भी जीतेगा तो वो प्रेफर पहले बैटिंग ही करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि अभी हमें क्या ज़रूरत है, एज इन हमें किस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो हम आज के मैच में आजमा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम टूर्नामेंट का पहला मैच होता है, उसका अपना प्रेशर होता है। थैंक यू मोइन भाई फॉर बीइंग विद अस एंड आप इनको सारा एशिया कप जियो न्यूज़ पर तज्जिए तबसरे करते हुए देख सकते हैं। बाय द वे कल फ़ोटो शूट हुआ और हमारे बॉयज़ जो हैं उन्होंने खूब पोजिंग शोजिंग की और उसके कुछ मनाजिर हैं पस मंज़र के, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो यू कैन वॉच दैम। यस, अच्छा, तस्वीर आए और तस्वीर बंदा फिर बाद में चेक ना करे कि कैसी आई है, ये हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ ये इंसानी फितरत में ही नहीं है कि किसी भी इंसान की किसी भी तरह से तस्वीर, चाहे आपकी पासपोर्ट पिक्चर ली जा रही हो, ये तो चलें फिर ये पिक्चर्स दीज वुड बी यूज्ड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो आप ज़रूर चेक करते हैं, ज़रूर देखते हैं और फिर एट टाइम्स आप कह भी देते हैं कि ज़रा दोबारा ले लीजिएगा। सो यस, दीज आर ऑल आवर स्टार्स, ऑल आवर हीरोज़। वसीम जूनियर थे और हारिस रऊफ एंड अदर्स। अच्छा, इफ्तिखार he has got a new hairstyle, क्या हज वगैरह करके आए, अब तो बाल अभी पूरे नहीं आए आई गेस। शादाब हैं, ये ज़ैनब अब्बास है सामने थी। सारे नज़र आए, मुझे कप्तान नहीं नज़र आया इसमें एंड आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर कि फोटोग्राफर कौन है। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और सिकंदर वक्त हमें ज्वाइन करेंगे। सिकू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अब ये बताइएगा, आज से माशाल्लाह आपकी तो सख्त ड्यूटी शुरू होने वाली है, लेकिन आज से जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है उसके लिए हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि पाकिस्तान इज़ द फेवरेट टीम। पाकिस्तान है इज़ द फेवरेट ऑब्वियसली नेपाल की जो टीम है टूर्नामेंट में। सिकू, अच्छा, टूर्नामेंट में यस होना चाहिए। देखें, अभी तक जो है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना मजेदार नहीं, हम सिर्फ 2 दफा जीते हैं एशिया कप और इंडिया 7 दफा जीत चुका है और श्रीलंका 6 दफा। तो पाकिस्तान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। आखिरी दफा हम 2012 में 2012 में हम जीते बांग्लादेश में, दोनों टाइटल्स हम बांग्लादेश में जीते हैं। तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये कोई एक टाइटल अपने हाथ में लें। हमने नंबर 1 तो हो गए हैं रैंकिंग में। मैंने पहले भी कहा था कि रैंकिंग जो है ऊपर नीचे हो जाती है, टाइटल आपके हाथ में रहता है फॉर 2 years एटलीस्ट। हाँ, अगर रैंकिंग आप 1 साल तक मेंटेन करते हैं, दैट इज वंडरफुल, बहुत ही ग्रेट चीज हो जाएगी। मगर बड़ा मुश्किल होता है, दूसरी टीमें भी एक दूसरे से खेल रही होती हैं तो उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है। हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा सा डाउट्स अबाउट द मिडिल ऑर्डर है जिसके बारे में बात करें, और नीचे जो स्लॉगिंग है वो उसका सारा जो नीचे जो पावर हिटिंग है वो सारी जाकर आ जाएगी शादाब के पास कि उन्होंने करना है, शाहीन ने करनी है, नवाज ने करनी है। तो ये वो लड़के हैं कि जिनके ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि पावर हिटिंग हो जाए। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि इस दफा की तैयारी हमारी कैसी है। हाँ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन क्या आज के मैच में तो चले ऑब्वियसली हम फेवरेट हैं, लेकिन अभी हम मोइन भाई से भी बात कर रहे थे कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले फील्डिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा हमें जिस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमें लगता है तो आज के दिन को कप्तान को उस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि हमें पहले बैटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए या पहले फील्डिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो वही ऑप्शन चूज़, अगर हमें मौका दिया तो वो चूज़ करना चाहिए। देखो अब्दुल्ला, मेरे ख्याल से हमें 100% जब भी हम छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं क्रिकेट के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं अपनी बैटिंग को फुल बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाए। अब फायदा नहीं होता कि अगर एक टीम को आप जल्दी आउट कर लें, उसके बाद खत्म हो जाए मैच 15 ओवर के अंदर 20 ओवर में। मैं बुरा ना मनाए नेपाल की टीम, मगर उनकी टीम जो है वो वाली स्टैंडर्ड की नहीं है। वो समझेंगे कि मैं उनको डिग्रेड कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर वो उनका ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इतना मजेदार नहीं है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पहले बैटिंग करें, इसका भरपूर फायदा उठाए 50 ओवरों का और एक टारगेट अचीव करने की कोशिश करके 350 रन पे जाएं हम, 350 से प्लस रन पे जाएं, ताकि कोई टारगेट हो जो हमने करना है। बड़ी टीमों के खिलाफ आप 250
रन से 200 रन पे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। तो मेरे ख्याल से हमें बैटिंग करें, अगर हम टॉस जीत जाते हैं और टॉस जीत के बैटिंग करके एक लंबा स्कोर लगाएं और जो और बैटिंग में हमें कोई तब्दीली करनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे करना चाहिए मामला, क्योंकि आप कहते रहते हैं ना कि कुछ होनी चाहिए जगह इधर उधर। ये जो होना था वो तो वक्त जाया कर दिया हमने। 4 लड़के तो टॉप की हमने पूरे के पूरे खिला दिए। अगर अभी मैं बैठ के टीम बनाऊं तो हर एक को 2-2 मैच मिल जाए, मगर ये कि वो उन्होंने कोशिश ही नहीं की इस चीज की। वो भी बना सकते हैं बैठ के टीम कि हर एक को 2-2 मैचेस मिल जाते हैं, हर एक को प्रैक्टिस मिल जाती है। मगर अभी देखें ना, साउद और इफ्तिखार को उन्होंने डाला। इफ्तिखार को आखिरी मैच उन्होंने उसामा से भी नीचे किया, उसको मौका ही नहीं दिया कि वो एक लंबा इनिंग खेल के अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। साउथ को साथ रखा, नहीं खिलाया, आखिरी में वो 9 रन करके रन आउट हो गया, उनको टीम में डाल दिया। तो ये चीजें जो हो गई तो वो हो गई हैं। अब क्या इतना बड़ा दिल है पाकिस्तानी टीम का कि वो जो है रिजवान को नीचे करके इन लड़कों को ऊपर कर दे? किसी को भाई साउथ को ऊपर जाओ, जाकर लंबा खेलो, ताकि इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर। तो देखते हैं आज क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता कैसा होगा, मगर ये कि पाकिस्तान की टीम को चाहिए एक बड़ा 350 का टारगेट रखें कि हमने इनके खिलाफ 350 प्लस रन करने, तो दैट विल बी अ गुड अचीवमेंट। उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि वी कैन स्कोर क्विक रन्स। अच्छा सिकू, डू यू थिंक कि आज शाहीन या नसीम में से किसी एक को रेस्ट भी करा सकते हैं और आगे के लिए? नहीं, उन्होंने टीम अनाउंस कर दी है। हाँ, और वही शाहीन, नसीम और हारिस हैं। कल जो हमें इंटरनेट के ऊपर टीम मिल रही थी उसमें कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था कि नसीम, हारिस और तो बेहतर था कि अगर रेस्ट करा देते, टीम अनाउंस कर दी और इससे थोड़ा देखा 5-5 ओवर भी वो कराते हैं ना, तो रिदम में आ जाते हैं। रिदम में रहना बहुत जरूरी है, लंबे रिदम में रहना जरूरी है। बहुत जरूरी होता है कि थोड़े से 2-4 और इनका तो रिदम में रहना बहुत ही जरूरी है, मतलब वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट। और ये देखें ना, ये एशिया कप है, ये मजाक नहीं है। इसके अंदर एक भी सीरियस मैच को आप, हाँ, अगर ये नेपाल का मैच आखिरी में होता ना, तो मैं कहता कि चलो इंडिया से भी आप खेल चुके होते, तो बड़ी टीमों से खेल चुके होते, तो फिर चले जी आप आते नेपाल से खेल लें। ऐसा कोई चीज नहीं। या राउंड जो फाइनल 4 है उसके अंदर आप सबसे खेल के सबसे जीत गए हो, फिर आखिरी हल्का मैच है, चलो फिर दूसरों को चांस दे दो, वो होता है। मगर शुरू के अंदर नहीं। यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा जेल होना होता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चेंज। And you need to get into that form and that rhythm. Thank you, Siku, for being with us. और फिर कल मिलेंगे दोबारा। अच्छा जी, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयमा बेग हैं, और ये नेपाली सिंगर का नाम नहीं मुझे पता यार क्या है। अजी मतलब पता है मुझे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो त्रिशाला आगे नहीं पता, गुरुनक, त्रिशाला गुरुनक, और ये परफॉर्म करेंगी। तस्वीरें दिखाएं यार इनकी, और यस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू हर सर्टनली। सरप्राइजिंगली ज़रा इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया है इफ्तिताही तकरीब में। तो बैक भाई, और एक चैम्पियन से आपकी मुलाकात करानी है जिन पे हमें बड़ा फ़ख्र है, जिनकी स्ट्रगल, जिनकी कोशिश और फिर जिनकी कामयाबी हमने देखी है, और फिर कामयाबी को मिलकर सेलिब्रेट भी किया है। जियो पाकिस्तान पे तो हमें शुरू से ही दावत देते रहे हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान का झंडा गाड़ कर, झंडा लहरा कर आए हैं अरशद नदीम की हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, आपको पता ही है पाकिस्तान का एक जाना माना खेल हमारा नाम है उसमें, लेकिन अब एथलेटिक्स में भी हमारा नाम बन रहा है, रोशन हो रहा है, और इसका सेहरा जाता है अरशद नदीम के सर, जो तसलसल के साथ जैवलिन में मेडल्स ले रहे हैं। 3 रोज़ पहले उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के जैवलिन थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल स्कोर किया है, और भारत के नीरज चोपड़ा जो हैं वो गोल्ड लेने में कामयाब रहे। बहुत कम फ़र्क बाय द वे था इन दोनों के दरमियान, और अरशद हैं इस वक्त हमारे साथ। उनकी वालिदा की गुफ्तगू भी हमने आपको सुनवाई थी जब ये जीत गए थे, पूरा पाकिस्तान ही इनकी जीत सेलिब्रेट कर रहा था। तो सबसे पहले तो अरशद को खुशामदीद कहेंगे और कहेंगे कि अरशद, हमें बहुत फ़ख्र है आप पे, आपने दोबारा से पाकिस्तान का झंडा लहराया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तैयारी कैसी थी, तजर्बा कैसा रहा? मतलब एक जैसे कहते हैं ना, इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक में पाकिस्तान इस तरह से कोई मेडल ले नहीं पाया है, तो प्रेशर भी था ज़्यादा? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, उसके बाद फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हुई थी तुर्की में, उसके बाद मैंने 1 साल बाद पार्टिसिपेट किया है क्योंकि मेरी एल्बो नी की सर्जरी हुई थी।
उस पे रिहैब चल रही थी और साथ हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की। तो उसके बाद मुझे मुझे नेशनल गेम्स में जब वो राइट नी की इंजरी हो गई, तो फिर हमें उस पे वर्क करना पड़ा। तो साथ-साथ मैंने रिहैब भी किया, ट्रेनिंग भी स्टार्ट की, तो माशाल्लाह अच्छी तैयारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल जीता है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एथलेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडल जीता है। नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, तो ये आपको एहसास था जाते हुए भी, जब आप ट्रैवल कर रहे थे, जब आप पहुंच गए थे, कि भारी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर? जी बिल्कुल, इतना बड़ा इवेंट था तो जब हम गए उधर तो मुझे उम्मीद थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मेडल की फाइट करूँगा। क्योंकि एक गोल सेट किया हुआ था हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था अल्लाह ताला ने वही दिया है हमें। और इसके लिए तैयारी भी अलग थी, ज़ाहिर है आप रिहैब भी कर रहे थे, लेकिन मीनवाइल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। कोई इंटरनेशनल कोचेस की आपने खिदमत हासिल की, कहीं बाहर जाकर कैंप किया, क्या सिलसिला रहा, तैयारी कैसे की इसकी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सर्जरी के बाद तो पाकिस्तान में रहा हूँ। और उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग स्टार्ट की। जो कोच हैं सुमन कुमार भट्ट साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करवाई है। तो जैसे-जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो रहा था कि हम फिट हो रहे हैं। तो बस वो जो सर्जरी करवाई थी और जो इंजरी हुई थी मुझे, उसकी वजह से परेशान भी थे। तो बस वो कहते हैं कि तो इस इंसान का सारे जो सफ़र में जज़्बा आपके साथ कोई और फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर भी रहता है? क्योंकि ज़ाहिर है आप हमारा एसेट हैं, आप हमारा सरमाया हैं, और जिस तरह हमने केयर देखी है पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स को दी जाती है, पूरी एक टीम मुआयना कर रही जी होती है, बिल्कुल, तो अगर इसमें देखा जाए तो डॉक्टर जो जी बिल्कुल, अपना डॉक्टर यूके से, पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया है। तो फिर जाके वो मैंने थोड़ा-सा स्टैंड किया कि इंशाल्लाह जो है ना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। क्योंकि उससे पहले जो है वो एशियन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसपे मैंने फिर मना कर दिया था क्योंकि मुझे नी की इंजरी थी, तो जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप अब दुनिया में अपना सबसे टफ कंपेटिटर किसको मानते हैं? हमने देखा है अक्सर नीरज और आप जो है ना, आप ही दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब भी मैं कॉम्पिटिशन करता हूँ, मैं अपने आप से ही करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने थ्रो अपना किए तो मैं अपनी बेस्ट करूँ। और आपने इसमें भी माशाल्लाह अपना बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपने जो कॉमनवेल्थ में किया था वो तो कमाल ही था, मतलब 90 जी, प्लस। हाँ। अब ये बताइएगा कि एशियन गेम्स भी आ रहे हैं, ग़ालिबन अगले महीने हैं, जिसमें आज बिल्कुल अगले मंथ एशियन गेम्स आ रही है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करूँगा। और उसके बाद जो बड़ा टारगेट है वो मेरा ओलंपिक्स का है, जो 2024 पेरिस में हो रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करके जाएँगे। अच्छा, तैयारी तो आप करेंगे, लेकिन तैयारी के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए होते हैं ना, कुछ सहूलियात चाहिए होती हैं। कोई कोच आप दुनिया में आप स्पॉट कर लेते हैं कि यार अगर वो मेरे साथ लग जाए, एसोसिएट हो जाए, या कोई ट्रेनर ऐसा मिल जाए तो शायद मैं और बेहतर परफॉर्म कर सकूं। तो ऐसी कोई बिल्कुल, चीज़ है अभी जो तो आपको चाहिए, दरकार है? पाकिस्तान से जो उस्मान कुमार भट्ट साहब है माशाल्लाह ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं कि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कोचिंग मिल जाए आउट ऑफ कंट्री में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर हमारी जो है वो ट्रेनिंग हो सकती है। अच्छा, तो मुझे ये बात बताएं, आप माशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक में भी सिल्वर लिया पाकिस्तान के लिए, मेडल लेके आए हैं, पहली मरतबा वर्ल्ड एथलेटिक में पाकिस्तान को मेडल मिला है। इससे पहले हमने आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखी, कॉमनवेल्थ में आपकी परफॉर्मेंस देखी, ओलंपिक्स में देखी, अब ओलंपिक्स के लिए यू आर अगेन टारगेटिंग। विद पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअल, जैसे जैसे वक्त गुजरा है, आपको लगता है कि आपको जो अथॉरिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, वो ज़्यादा संजीदा लेती हैं आपके मामलात को, और आप पे अब तवज्जो दी जाती है, पहले नहीं आप पे तवज्जो दी जाती थी, आपके अब मुतालबात जो होते हैं उन पे कोई सुन लेता है, कान धर लेता है, ये चीज़ें चेंज हुई हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़े अपने सफ़र में? आज बिल्कुल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ग्राउंड मुहैया किया था और रात को लाइटें भी जला के दे रहे थे। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और साथ-साथ एथलेटिक फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब का। और जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो वापडा लेस्को है, जिन्होंने मुझे जॉब दी, अच्छा ग्रेड दिया। और बल्कि मुझे नहीं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी है। तो जिस तरह हमें फैसिलिटीज़ वर्ल्ड लेवल की अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल जाए, जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी एथलेटिक्स का जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड नहीं है।
और उसके साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो नहीं है। अगर मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें मिल जाए, पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड ही नहीं है। एक वैसे तो वापडा पे हमें बड़ा गुस्सा है आजकल, लेकिन वापडा ने चलें आपको ज़रा सेटल किया हुआ है, आपको अच्छा ग्रेड दिया हुआ है, उसकी हमें बड़ी खुशी है। अदरवाइज़ आपको पता है ना पूरे मुल्क में बिजली के बिलों को लेके लोग कितने गुस्से में खफा हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, भारत के नीरज हैं वो हमें जो है जी हमें बताइएगा। जो बिजली बिल दी हुई है वो भी मेरे ख्याल में बंद कर रहे हैं। पता नहीं क्या होता है। हम चाहेंगे कि आपके साथ जो है ना आपका ख़ास ख्याल रखा जाए, बाकी हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे झंडा लहराते हैं, रोशन करते हैं। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, नीरज जो है ना, भारत में आपने कहा था कि आपकी उनसे दोस्ती भी है, उनसे भी ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई जब वो वतन वापस पहुँचे मेडल लेके, उनकी फैमिली भी उनके हमरा थी, और एक भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया उनकी वालदा से, और उनकी वालदा का क्या रिएक्शन था, बड़ा ज़बरदस्त है। सो वो चाह रहे थे कोई मसाला मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। तो ज़ाहिर है बड़ी खूबसूरत बात है कि खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, और बड़ी खुशी हुई उन्हें आपके मेडल लेने पर भी। सो आपके भी यही जज्बात हैं उनको लेकर? आज बिल्कुल सेम ही है। जैसे कि पहले तो अपना मेरी तरफ से नीरज चोपड़ा भाई की पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड में। तो अगर देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम एशिया के 2 ही प्लेयर्स थे, नीरज चोपड़ा भाई और मैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में जो है ना बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई बातें भी करते हैं कि भाई हम दोनों ही हैं माशाल्लाह, अब तो टॉप 2 पे, बाकी सब दुनिया तो पता नहीं पीछे रह गई है जैवलिन में। इस पे फ़ख्र भी महसूस होता होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है। अगर देखा है बहुत हम फख्र महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 ही एशिया के प्लेयर्स हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर खुशी मेरे ख्याल में नहीं है। और मुकाबला तो ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, मुकाबला ग्राउंड से बाहर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे तो ज़ाहिर है हम सब इंसान हैं, हम सब, आप तो खिलाड़ी भी हैं, और सारा कुछ भाईचारा वो सिलसिला बंदा रहना चाहिए। अच्छा, हम आपको तो देख रहे हैं, आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए दुआ गो भी रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इंशाल्लाह आगे एशिया कप और एशियन गेम्स और फिर पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा लेकर आएँ। आपको अपने पीछे भी कुछ ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जिनमें आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है, और अगर उन पे मेहनत की जाए, अभी से आप जैसे लोग उनको मेंटोर करें, उनको सिखाएं, तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं एथलेटिक्स में? आज बिल्कुल वर्क तो चल रहा है। अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर एथलेटिक है कि ग्राउंड हमें मिल जाए तो एथलीट्स हैं हमारे, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी हमारे एथलीट्स हैं उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ना वो वर्क कर सकें। हमारे पास माशाल्लाह एशिया लेवल के एथलीट हैं, और अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म और मेडल जीत सकते हैं। वंडरफुल। अब ये बताइएगा अरशद कि जब कोई भी मुकाबला जीतते हैं या मेडल हासिल करते हैं, तो सबसे पहला फ़ोन या पहला मैसेज व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज किसको करते हैं? अजय, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं अपना फैमिली से बात करता हूँ, अम्मी से करता हूँ, अब्बू से करता हूँ, पूरी फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह बात करता हूँ, तो बड़े खुश होते हैं। फिर उसके साथ साथ कोच तो फिर साथ ही होता है, अगर कोई साथ ना हो तो फिर उनसे बातचीत करता हूँ। अच्छा, अब ये जब से माशाल्लाह स्टारडम भी मिला है, आप स्टार भी बन गए, लोग आपको पहचानते भी हैं, मतलब मोहल्ले में भी लोग आते हैं फिर तस्वीरें बनवाने के लिए, कुछ उस तरह ज़िंदगी भी तब्दील हुई है? कहीं जाते हैं तो कोई ख़ास डिस्काउंट भी मिल जाता है, या लोग आपके साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं? कैसा बिल्कुल, अगर सिलसिला चलता है? देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह जो ना वो पूरे पाकिस्तानी जो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्यार मोहब्बत दे रही है, और जहाँ पे भी जाता हूँ वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत देते हैं। वंडरफुल जी, और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए इज़्ज़तें समेटते रहें, और हम आप पे प्यार निछावर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ज़बरदस्ती, एक तो इंसान चैम्पियन भी हो, फिर ऊपर से ग्राउंडेड भी हो, और ज़मीन से उसका तो ताल्लुक़ हो, वो महसूस हो रहा हो उसकी गुफ्तगू में कि बड़ा गहरा है, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है, और फिर ऐसे लोग और ज़्यादा तरक्की करते हैं। और गुड लक अरशद फॉर द एशियन गेम्स, अगले महीने होने वाली हैं। 85 कैटेगरीज, 85 खेलों के मुकाबले होंगे, एशिया की तमाम टीमें इसमें शिरकत करेंगी, और उसके बाद ऑब्वियसली पेरिस ओलंपिक्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग तज्ज़िया कराची की शारा फैसल पे शेर निकलने का यही था कि तो अक्टूबर से पहले ही पाकिस्तान में शेर निकल आया, शेर आ गया या शेर वापस आ गया।
बट लेट्स सी कि वो शेयर जो है वो अक्टूबर में भी आता है कि नहीं आता। खैर एनी हाउ, अभी तो हमारे मसले ये चल रहे हैं कि हमने बिजली का बिल कैसे देना है, कौन आ रहा है कौन नहीं आता, कौन आएगा, किसका क्या बन रहा है। इससे ज़्यादा हमें अभी सरोकार रहा नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल सर्वाइवल की जंग है और बिजली के भारी भरकम बिलों का हल निकालने के लिए 3 रोज़ से इजलास जारी है। लेकिन ट्रस्ट अस कि कुछ नहीं होगा, हो भी नहीं सकता, आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। अलबत्ता निगरान वफाकी हुकूमत ने वजारत तवानाई की जानिब से दी गई सिफारिशात को IMF के सामने रखने का फैसला किया है। ज़राए कहते हैं कि आवाम को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो इसके लिए IMF की शराइत में नरमी या इसकी इजाज़त से ही मिल सकता है। बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती है। पता है क्या, बहुत सारे मामलात हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट तो होता ही है, फिर वो जो लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट हमसे लिया जा रहा है, फिर कैपेसिटी चार्जेस का इतना बड़ा मसला कि भाई जो बिजली हमने इस्तेमाल ही नहीं की, जो हमारे किसी काम में नहीं आई, उसके भी पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। और आपको याद होगा 90s में 94 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने IPP के साथ मुआहदे किए थे तो PMLN ने एक भरपूर कैंपेन चलाई थी कि भाई ये मुआहदे जो हैं ये गलत हैं और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ले आए हैं, और बहुत पॉलिटिकल माइलेज इस कैंपेन से हासिल किया था। लेकिन 2013 से 18 वाले टेन्योर में जब PMLN ने CPEC के थ्रू ये मुआहदे किए तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, उसमें भी डॉलर में रीपेमेंट्स थी, उसमें भी कैपेसिटी चार्जेस थी। और अगर 35,000 हमारी जो कहते हैं जी सिस्टम में हम अब 35,000, कभी कोई कहता है 37,000 मेगावाट बिजली हम बना के गए हैं, तो हमारी एवरेज जो कंजम्पशन है वो तो 17,000 है। अगस्त सितंबर जुलाई जून में हम 28,000 तक पहुंच जाते हैं, अदरवाइज़ हमारे बाकी महीनों में कम होते हैं। तो हमारी एवरेज कंजम्पशन अगर 17,000 है तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस हमें देना पड़ रहे हैं, इसका हल क्या है और इसके लिए किसको ज़िम्मेदार हम ठहराएँ। अयाज़ अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। अब ये 2-3 दिन गालिबन हो गए हैं अयाज़, ये इजलास चल रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ तरकीबें लगाई जा रही हैं, लेकिन गालिबन कोई तरकीब है नहीं ऐसी जो आवाम की मदद कर सके। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि इस वक्त जो पूरे मुल्क में अगर आप खैबर से लेकर कराची तक तमाम जितने भी इस वक्त लोग हैं वो सड़कों पर हैं, बाकी किसी मकसद के लिए निकले। इस बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि आगे महंगाई आपको पता ही है, पेट्रोल की प्राइसेस देख ले, बाकी चीज़ें हैं। इसके बाद जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट के जरिए इस पर नोटिस लिया था और उन्होंने इतवार के दिन एक हंगामी इजलास तलब किया था, और यूँ लगता था कि वाकई ही वज़ीर आज़म साहब काफ़ी जो है सीरियस है और कुछ होने वाला है। लोगों की नजरें थी, हमारी भी थी, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करता हूँ, तो मैंने कहा चलें कोई अच्छी खबर निकलेगी तो हम भी दे देंगे लोगों को, हम भी क्योंकि इफेक्ट ही हैं, हमने भी बिजली का बिल देना होता है। लेकिन कुछ नहीं निकला, उसमें सिर्फ वही जमा तफरीक और गुफ्तगू। उसके बाद फिर हमें कहा गया कि जी इजलास कल होगा, कोई फैसला नहीं हुआ। अगले दिन फिर इजलास हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर ये कहा गया तीसरे दिन कि जी क्यों ना इसको काबीना में ले जाया जाए। देखिए अब्दुल्ला, मसला इसमें यह है कि कोई रिलीफ दे नहीं सकती है हुकूमत, इनका मैंडेट ही नहीं है। ये नहीं कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि IMF के साथ जो आप मुआहदा करके आए हैं, ये कैपेसिटी चार्जेस, ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट, ये सेमाई फ्यूल एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, ये तमाम वो टैक्सेस ये IMF ने आप पे इम्पोज किए हैं, इसी शर्त पे आपको कर्जा मिला है। तो आप इसमें से 1 रुपया भी दाएं बाएं नहीं कर सकते। अब जो काबीना का कल इजलास हुआ है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सामने रखी गई कि जी इस तरह कर लेते हैं, ये टैक्स छुड़वा देते हैं, लेकिन वजारत ख़जाना के हुकाम ने कहा कि आप इसमें 1 रुपया भी इधर उधर नहीं कर सकते जब तक IMF से आप इजाज़त नहीं लेंगे। इस टैक्सेस को तो दूर की बात, आपने अगर इस बिलों की किस्तें भी करनी है ना, यानी ये 2 महीने के जो भारी भरकम बिल हैं, कि अगर आप इसको कहें कि हम इसको 6 महीने की किस्तों पे दे देंगे तो वो भी आपका इख्तियार नहीं है। उसके लिए भी आपको IMF से ही रुजू करना पड़ेगा कि ये पेमेंट जो है आप डिफर कर दें 6 मंथ्स के लिए, और कुछ लोग जो है वो सर्दियों के बिलों में इसको एडजस्ट कर दें ताकि उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ ना आए। इसमें रियायत फिर भी नहीं है, किसी किस्म का कोई आपको 1 रुपये की भी रियायत नहीं मिलेगी। आपको ये कह नहीं हो सकता कि ये बिल आपके कम हो जाए या कोई टैक्स इसमें से डिडक्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपको इसकी किस्तें भी करनी पड़ी तो वो भी IMF से रुजू करना पड़ेगा। चलिए, आवाम को तो पता नहीं रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है ये इस मद में कोई इकदाम उठा सकती है कि बिजली जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए, इनका तो कोई पॉलिटिकल गेन लॉस नहीं है ना। ज़रा सख्ती करें और देखें कि कौन कौन एम्प्लॉइज़ मुलव्विज़ हैं बिजली चोरी में, क्योंकि अमले की मिली भगत के बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। ये उस सिलसिले में कुछ करने का सोच रहे हैं कि नहीं, वहाँ भी खामोशी है?
अब अब्दुल्ला उस पे मैं बाद में बात करूंगा। एक इसमें इशू जो है सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि जो वापडा की एम्प्लॉय करंट एम्प्लॉय और जो रिटायर्ड हो गए उनको जो मुफ्त यूनिट्स मिल रही हैं उनकी स्केल वाइज, किसी को 400, किसी को 600, किसी को 1200, उसके हवाले से कल डिस्कशन जरूर हुई है वफाकी काबीना में, लेकिन उसके ऊपर भी कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हुए। उसको भी देख रहे हैं, उसकी भी तजावीज़ है कि जो पहले ये हुआ कि क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल, फिर किसी ने कहा नहीं इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, इस तरह करें कि जो रिटायर्ड लोग ले रहे हैं उनको आप ख़त्म कर दें, फिर उन्होंने कहा नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो मतलब वो तो बिजली चोरी तो सेकंड फेज है। पहले जो आप लाखों यूनिट्स फ्री दे रहे हैं लोगों को, वो लोग जो अपनी सर्विसेज एंजॉय करने के बाद जा चुके हैं, जो कि घरों में पुराने वाले जो विंडो एसी हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वापडा के मुलाजमीन, और वो बिल मैं और आप और गरीब रेडी वाला दे रहा है, तो वो उसके हवाले से अभी तक ये वफाकी काबीना कोई कल फैसला नहीं कर सकी। बिजली चोरी तो दूर की बात है, बिजली चोरी का तो ये आलम है कि अगर किसी ने बिल नहीं दिया, आजकल इन हालात के अंदर जो मीटर काटने के लिए जाते हैं तो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मीटर रीडर जो है वो फील्ड में नहीं जा सकते, उनको भी पुलिस की मदद की जरूरत है। चलिए, मगर ये नौबत आई कैसे है, क्योंकि बिजली चोरी होती रही है और चोरी शुदा बिजली का खमियाजा जो बिल देने वाले हैं वो भुगतते रहे हैं। अयाज, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कराची के इंतहाई मसरूफ़ इलाके और मसरूफ़ औक़ात में इंतहाई मसरूफ़ सड़क पर शेर ने कल तमाशा लगाया। 4 फैसल पर इलाका है पे वाक़ है आयशा भवानी कॉलेज, जिसके करीब अचानक शेर देखते ही दौड़े लग गई लोगों की। और वैसे दौड़ों से ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग शेर की तरफ दौड़े और जोक तर जोक देखने के लिए उसे खड़े हो गए। ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियां जमा हो गईं, अवाम ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाया। जमा होने वालों ने इस दौरान शेर का फ़ोटोशूट तो ऑब्वियसली किया, टिकटॉक्स बनाए, भरमार थी उसकी, सेल्फियाँ लीं जिसमें कहीं पीछे से शेर की दुम तो कहीं कान नज़र आ जाए। पार्किंग एरिया में उसके बाद ये शेर चला गया और पुलिस ने शेर के मालिक का पता लगा कर इसे गिरफ्तार किया। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि वो शेर का मालिक है जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी शेर बीमार था और इलाज के लिए लेके जा रहे थे और वो हाथों से निकल गया। और मुलाजमीन को भी बुलाया, वाइल्ड लाइफ वाले मुलाजमीन के साथ मिलकर इन्होंने बिलाखिर शेर को काबू किया और अपनी तहवील में ले लिया। वाइल्ड लाइफ वालों ने, कम उम्र शेर है वैसे, पालतू था और इसलिए आसानी से काबू में आ गया। और शेर इस तरह शेर को खुला छोड़ देने का ये खुली कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं। रिहायशी इलाकों में इस तरह से जंगली जानवर रखने से शौक़ अपनी जगह, लेकिन मतलब क्या आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे नहीं समझ आता कि क्या हो रही है। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी कोई टॉर बन रही है या आपका कोई टैका अलग है या आपकी कोई इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है अगर आप शेर या इस तरह की चीज़ें रख लेंगे। आई एम सॉरी बट एक लफ्ज़ होता है शोदा होना, चीप होना जिसे कहते हैं ना, अजीब सा लगता है ये सारा कुछ करना। इसी पे हम बात करते हैं। डॉक्टर उज़मा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है WWF पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़मा, आपने वक्त दिया एक मरतबा फिर। इससे पहले भी आपको बताया हम इस बारे में बात करते रहे हैं। क्या हमारे यहाँ कानून मज़ीद सख्त होने की ज़रूरत है या कानून अगर है मौजूद तो उन पे इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता? क्यों हमारे यहाँ लोग ये जंगली जानवर घरों में रखने से बाज नहीं आ रहे हैं? कल कोई भी हादसा हो सकता था एक्चुअली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भी हादसा हो सकता था, क्योंकि एनिमल को आप इस तरह की सिचुएशन से जब एक्सपोज करते हैं तो वो कुछ ही अनप्रिडिक्टेबल तौर पे रिएक्ट करता है, तो वो अटैक भी कर सकता है। और मुझे तो ये एनिमल कहीं से सिक नहीं लग रहा, बीमार नहीं लग रहा, बिल्कुल एक्टिव और हेल्थी एनिमल है। तो आपको जैसे आपने कहा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेपर्ड का वो जो इंसिडेंट पिंडी में हुआ था, मुझे वो याद आ रहा था इस पे। लाहौर में बहुत दफ़ा लोग रिपोर्ट करते हैं कि जी बहुत बुरे हालात में जानवर को रखा गया है और कुछ होता नहीं है आगे। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाकिस्तान के हर प्रोविंस का जो लॉ है वो आपको इजाज़त देता है कि आप एक लाइसेंस लें, जो बहुत आसान है लेना। वो लाइसेंस लें और फिर आप कोई भी जानवर जो कैप्टिव ब्रेड है उसको अपनी प्राइवेट ओनरशिप में रख सकते हैं। आप यहाँ प्राइवेट जूज रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने घर में रख सकते हैं, और उस पे आगे फिर कोई लॉज नहीं है कि जी मैंने देखा है लोगों ने छतों पे गर्मी में ऊपर छत पे केज बनाया हुआ है और उसमें लाइंस रखे हुए। तो पंजाब में फॉर एग्जांपल ये है कि एग्जॉटिक, जैसे ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ये अफ्रीका का जानवर है, तो इसका जो है इसको एग्जॉटिक कैटेगरी में डालते हैं। और एग्जॉटिक तो
पंजाब में तो लॉ में कवर्ड ही नहीं। सिंध में उन्होंने ब्रॉड नए लॉ में कैटेगरी दे दी है कि वाइल्ड लाइफ, बट आप वाइल्ड लाइफ किसी भी तरह की अगर वो कैप्टिव ब्रीड है आप उसको लाइसेंस ले सकते हैं और फिर आप रख लेते हैं। तो इसी में सिंध में तो मुझे लगता है कि हर फिर किस्म का लोगों ने जिराफ की भी तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे देखी हैं कि वो घरों में रखे हुए। इट्स हाईली डेंजरस और मुझे लगता है कि ये एक बहुत गलत मैसेज लोगों को देता है। अब लोग ये समझते हैं जी आप तस्वीरें खिंचाएं और ये जो आपने बात की शुरू में, बट दिस इज अ रॉन्ग मैसेज, क्योंकि आप एक कंजर्वेशन के लिए भी एक गलत मैसेज दे रहे हैं और आप एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक गलत मैसेज दे रहे हैं। दीज आर नॉट पेट्स, ये वो जानवर हैं जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो तादाद में जंगलों में कम हो रहे हैं, उनके ऊपर शदीद प्रेशर है और उनकी हिफाजत की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताएं, आपने कहा कि लाइसेंस ले लें, कानूनी तौर पर इसका मतलब है ये सारा कुछ करने की इजाज़त है, तो हमें नए सिरे से क़वानीन ही बनाने पड़ेंगे। इसके लिए पता नहीं कोई कैंपेन चलानी पड़ेगी, कोई आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई घरों में और पर्टिकुलरली रिहायशी इलाकों में, या फिर कुछ हम उस तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपके पास कोई 8000 गज़ या 8 कनाल या 10 कनाल अगर कोई रकबा हो तो शायद आप कोई विसिनिटी ऐसी बना लें जिसमें आप कोई जानवर रख सकें। लिटरली 10-10 मरले के घरों की छतों के ऊपर जून जुलाई की गर्मी में शेर सड़ रहे होते हैं। जी, और पंजाब जो कह रहे हैं वो सिंध का एक्ट फॉर एग्जांपल 2020 में अप्रूव हुआ है, सो अभी हमने अप्रूव किए और उसमें भी हम कोई बेहतरी नहीं ला सके। उसमें बेहतरियां हैं, लेकिन ये बेहतरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। आप वाइल्ड एनिमल रखें, लाइसेंस लें और आप रखें, और इस बंदे से तो ये जिसका है उससे ये पूछें आपका लाइसेंस किधर है, बिकॉज वो मॉनिटरिंग नहीं है, तो वो लाइसेंसिंग के चेक नहीं है, और इतना बड़ा शहर है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बहुत कम है, तो कैसे वो चेक करें, कैसे मॉनिटर करें। और यूजुअली जो सिंध में भी और पंजाब में भी यूजुअली जो लोग रखते हैं वो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आपको पैसा पता होता है ना, जाहिर है पैसा है, पार्टीज का इलेक्शन सिंबल है, वो ऑब्लाइज करते हैं, खुश करते हैं अपने बॉसेस को, तो ये भी हमने देखा है। तो इस तरह कि बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स शुड बी वाइल्ड, दे आर नॉट पेट्स। ये अब देखें जो आप दिखा रहे हैं ये क्या हो रहा है, मतलब एक जानवर को, एक वाइल्ड एनिमल को आप एक छोटे से केज में डाल के, जू में जो सूरत हाल है वो उसके भी खिलाफ हैं कि भाई वो कोई उस पर कोई बेहतरी होनी चाहिए, सफारी पार्क्स तक ही मामला महदूद रहना चाहिए, क्योंकि कराची जू में अब ये अगर लेके चले गए इत्तलात के मुताबिक तो वहाँ तो उज़मा इसका और बुरा हाल होगा। मुझे तो ये टेंशन थी, इसको मालिक तो इसका चलें अपना पाला हुआ है, फिर खाना दे देगा, जू में तो इसे मुकम्मल खुराक जो इसको मिकदार चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। आप ये बता दें कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे तो लोग एंजॉय कर लेते हैं, फिर बड़े होते हैं ना जब ये जानवर संभलते नहीं हैं, फिर जब ये फुल ग्रोन लायन बन जाएगा तो समझ नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता। और ये एज सच इम्पोर्ट तो अलाउ है नहीं, तो ये स्मगल होके आ रहे हैं पाकिस्तान में। इंपोर्ट क्यों नहीं अलाउड? इंपोर्ट के ये इलीगल प्रोसेस से अपने टैक्सेस दे के ये जानवर उतर रहे हैं। कुछ इंपोर्ट भी होते हैं लाइसेंस के साथ, लेकिन ये जो लायंस हैं और टाइगर्स हैं ये बहुत आसानी से ब्रीड करते हैं। इनको ब्रीड करना, बल्कि इनकी ब्रीडिंग रोकना एक चैलेंज है, इनको ब्रीड करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लोकली जैसे मैंने आपसे कहा लॉ इजाजत देता है, आप रखें, आप बेचें, डीलर्स लाइसेंस ले लें, तो लोग इनको बेचते भी हैं। तो ये भी एक बिजनेस है कि इनको रखना है, ब्रीड कराना है और फिर बच्चे बेचने, ये भी एक बिजनेस है। बिल्कुल ये हो रहा है, जिसको कंप्लीटली मेरे ख्याल से बैन होना चाहिए, और ये बहुत मुल्कों में होता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर बैन हो गया था। तो फॉर एग्जांपल हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं कोई इजाजत नहीं है कि आप अपनी प्राइवेट ओनरशिप में वाइल्ड लाइफ को रखें, लायंस को रखें, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। आपको पता है अभी तो हम मधुबाला को शिफ्ट कर रहे हैं सफारी में, वहाँ पे एक मामला फंसा हुआ है कि भाई जू होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी है। फिर ये प्राइवेट ओनर्स जिन्होंने घरों में अपने चिड़ियाघर बनाए हैं, ये तो एक नेक्स्ट ही लेवल मामला है। जू में तो चलें फिर थोड़ी खुली जगह होती है, घरों में तो क्या ही जगह है इस तरह के जानवर रखने की। एक लॉन होगा, ज़्यादातर लोगों के पास कोई कनालो जगह तो नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो इवन जो शिफ्टिंग का मामला है, आई डोंट नो व्हाई इट इज सच अ बिग कंट्रोवर्सी। उसको बेहतर हालात में शिफ्ट करना बिल्कुल अच्छी बात है मधुबाला को भी, और छोटी जगह पे तो मतलब जूज जूज जो हैं, छोटे जूज एग्जिस्ट करते हैं ग्लोबली, ऐसी बात नहीं है। जानवर को अच्छी जगह देना, उसको अच्छी फैसिलिटीज, उसको एनरिचमेंट देना ताकि वो एक्टिव रहे, हैप्पी रहे, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब ये आई थिंक मधुबाला को बिगर फैसिलिटी में शिफ्ट करना चाहिए, और कोई पाकिस्तान में आइंदा से एलिफेंट को लाने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पे तो पूरी दुनिया एग्री करती है कि एलिफेंट्स कैप्टिविटी में खुश नहीं रहते। उनकी जो नीड्स हैं वो हम बिल्कुल पूरी नहीं कर सकते। और हम ये देख चुके हैं ना टाइम एंड अगेन कि उनकी ज़िंदगी का किस तरह से ख़त्म होता है, और वो चाहे वो कावन हो जो क्लिनिकल डिप्रेशन में चले गया था, या फिर इससे पहले नूरजहां का हाल हमने देखा, और अब मधुबाला भी, उसके कितने इश्यूज़ हैं। सो इस पर कोई कानून साजी ज़रूर होनी चाहिए, और श्रीलंका को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, या और किसी भी मुल्क को, कि भाई हमें अपने हाथी ना भेजें, हम टीवी पे देख लेंगे। आई एग्री विद यू। हमें एक स्टैचू बनाना चाहिए ये उन एलिफेंट्स का जो मर चुके हैं, और एक मैसेज देना चाहिए कि हमें और एलिफेंट्स नहीं चाहिए। हाँ, आप वो भी हो सकता है। और थैंक यू उस्मा फॉर बीइंग विद अस। हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली, लेकिन आई वंडर कि इस पे कुछ हो सकेगा। अब सिंध में तो 2020 में कानून बना है, लेकिन इसमें भी आप लाइसेंस ले सकते हैं, आप ये जानवर अपने घरों में रख सकते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आपने किस हालत में जानवर को रखा हुआ है। लाइसेंस लेने के लिए आपको पता ही है बहुत से तरीक़े होते हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए। मैंने ख़ुद कराची शहर में एक गुंजान आबाद इलाके में घर की छत के ऊपर शेर देखा हुआ है, और बहुत सारे जानवर देखे हुए हैं। सो येस, दिस इज़ हैपनिंग, एंड आई वंडर कि इसको ख़ुद भी थोड़ा सा एहसास ज़िम्मेदारी लेके हमें कुछ सोचना चाहिए कि जानवर को इस तरह से नहीं रखा जा सकता, नहीं रखना चाहिए। एक तो आपके लिए भी ख़तरनाक है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, आपके बच्चों के लिए ख़तरनाक है, और इसमें अब कोई शो की बात नहीं रही है। दिस इज़ नॉट शो शा करने की चीज़, दिस इज़ नॉट कूल एनी मोर। आई थिंक शायद आपको किसी ज़माने में लगता हो कि दिस इज़ कूल, बट ट्रस्ट अस कि अब ये कूल भी नहीं लगता। अच्छा जी, एक विजुअल हमने कल परसों देखा, सीसीटीवी फुटेज थी। एक औरत को डकैती की कोशिश की गई उसके साथ, और जिस तरह से की गई वो भी दिल दहला देने वाले मनाज़िर और वाक़या था। रावलपिंडी में खातून टीचर से डकैती और तशद्दुद में मुलव्वस। अब अपडेट ये है कि मुलजिम जो हैं, ये 2 मुलजिमान हैं जो दबोच रहे हैं, ज़दोकोप कर रहे हैं। जो मुलजिम है उसका भाई गिरफ़्तार हुआ है, और पुलिस पार्टी से मुकाबले में डाकू ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया है, दूसरा फ़रार हो गया है। अब शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद है। ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है कि मुलजिम पकड़ा गया है या मुलजिम का भाई, या क्या ये दोनों भाई हैं जो वारदातें कर रहे थे। शब्बीर, बता दें ज़रा क्या अपडेट है इसकी। जी, 2 रोज कबल थाना वारिस खान के इलाके में खातून से डकैती के दौरान बदसलूकी और तशद्दुद के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने वाक़े में मुलजमान की शिनाख्त तो पहले ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए की थी। गुज़श्ता रात पुलिस ने मुलजमान का ताक़ुब करके इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो मुलजमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शिनाख्त हमजा के नाम से हुई है, जबकि दूसरा मुलजिम है मौका से फायरिंग करते हुए फरार हो गया है। इसमें जो अहम बात है कि खातून के साथ डकैती के दौरान बदसलूकी और तशद्दुद में मुलव्वस जो मुलजमान हैं वो दोनों आपस में भाई हैं, और दोनों भाइयों ने इससे कबल भी थाना बनी के इलाके में एक खातून के कानों से बालियां नोची थी। गिरफ्तार मुलजमान से असला और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मुलजमान ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है खातून के साथ डकैती में वो और उसका भाई मुलव्वस है। फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई थी। जो दूसरा मुलजिम फरार हुआ है उसकी गिरफ्तारी भी जल्द मुमकिन बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार। मतलब ख़ानदानी डाकू हैं, इनका ये पेशा वाराना काम है। दोनों भाई डकैतियाँ करते हैं, और इनमें से एक तो पकड़ा गया है, एक ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार है। वैसे कमेंडेबल कि इसको ज़रा जल्दी पकड़ लिया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कराची में वो हरासर हैं, वो तो अभी तक फिर ही रहे हैं खुलेआम।
कोई मामला नहीं हो सका, उन पेशरफ नहीं हो सकी उनको पकड़ने के लिए। अच्छा जी, एशिया कप भी आज से शुरू हो रहा है और नेपाल वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच मुल्तान में होने जा रहा है। और हमारे साथी हैं, हमारी टीम तो आपको पता है बड़ी मुतहर्रिक होती है, और अतीक उर रहमान पहुंच गए हैं मुल्तान में और उनसे पूछते हैं सबसे पहले तो अतीक, गर्मी बहुत ज़्यादा है या कुछ मौसम कदरे बेहतर हुआ है, क्या माहौल है शहर में? जी अब्दुल्ला, गर्मी तो वाकई यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम कराची से आए तो बड़ी ठंडी हवा लेते हुए खाते हुए आए, लेकिन यहाँ पर आए तो पता चला आपस भी है और गर्मी भी शदीद है। और कल खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की तो वहां भी उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। तो जोशो खरोश मुल्तान में मैच हो अब्दुल्ला, और मुल्तान के लोग स्टेडियम का रुख ना करें मुश्किल होता है। आज वक्त वर्किंग डे है और निस्बतन एक आसान टीम से भी है, नेपाल से। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल्ला आज जो है एशिया कप का ओपनिंग है, और जो यहाँ पर म्यूजिक का तड़का लगाने की बात की जा रही है और प्रोग्राम भी है उसका ऐलान सिर्फ कल किया गया। अगर पहले से किया जाता कि इसमें म्यूजिकल प्रोग्राम भी होगा तो शायद शौकीन की हाजिरी जो है वो बहुत ज्यादा नजर आती। अभी हमें जनरल इंक्लूजन और फर्स्ट क्लास के टिकट्स तो मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट नजर आते हैं, लेकिन बाकी इंक्लूजन्स की टिकट जो है वो अभी नहीं, तो अभी भी टिकट जो अभी हमने बता दिया है ना, अभी तो पूरा को भी तो वक्त है, तो अभी लोग टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन मिलेंगे या ऑन स्पॉट आके भी खरीद सकते हैं? ऑन स्पॉट नहीं है, ऑनलाइन ही आपको लेना पड़ेगा। आप स्पॉट को रखते नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन जो ले सकते हैं वो भी अभी ले सकते हैं, लेकिन उधर जो है वो कॉस्ट जरा हाई होगी क्योंकि आज मैच शुरू होना है। लेकिन और दूसरी अब्दुल्ला बात की मैं कह रहा था कि आपको बहुत लेट बताया लोगों के, इसमें म्यूजिक का तड़का भी है, आयमा बेग हैं, एक नेपाल की गुलकारा है वो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये म्यूजिकल जो प्रोग्राम है अब्दुल्ला, ये 2 बजे टॉस के बाद होगा, मैच शुरू होने से पहले। मतलब शदीद गर्मी के अंदर मतलब लू चल रही होगी तकरीबन। तो अगर ये इनिंग ब्रेक के ऊपर अब्दुल्ला कर लिया जाता तो अच्छा फ्लड लाइट्स ऑन होती, शाम का वक्त होता, आधा मैच हो चुका होता, तो थोड़ा कुछ माहौल बन जाता। लेकिन वैसे अभी भी मशवरा दे सकते हैं कोई, हम तब्दील करते हैं इसका, 2 बजे दोपहर में मुल्तान में स्टेडियम के अंदर म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये किसका आइडिया है? वंडरफुल इनिंग ब्रेक में शायद पता नहीं उन्हें मैनेज नहीं उनके ख्याल में हो सकेगा, या फिर मैच ख़त्म होने के बाद कर लें, सेरेमनी से पहले कर लें, कुछ भी कर लें। खैर से पहले करें तो वो अब्दुल्ला फिर गर्मी वाली बात आ जाएगी। हाँ, मैच के बाद आतिशबाजी का प्रोग्राम जरूर रखा गया है, या तो मैच के बाद अच्छा, आप जो साथ रख लेते कह रहे हैं ना, नेपाल से भी एक गुलकारा आई हैं, उनका नाम है त्रिशाला गुरुनग, और उनकी हमने ज़रा रिसर्च की है, उनकी कुछ म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस निकाली हैं ढूंढ के, क्योंकि पिछले घंटे में हमने उन्हें देखा तो अचानक से हमने सोचा कि हमें कुछ देखना चाहिए, इनके म्यूज़िक के बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत है। सो अतीक, हम तो आपसे जानते रहेंगे और आप ज़ाहिर है गर्मी तो खा रहे हैं, लेकिन चलिए क्रिकेट हो रही है उसको एंजॉय कर लें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और हम अब आपसे शेयर करेंगे ये नेपाली गुलकारा की परफॉर्मेंस जो बहुत मेहनत की हमारी टीम ने निकालने। और एशिया कप तो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी भी आपको बताइए, अगला जो स्टॉप है हमारा इंशाल्लाह वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप जीतना भी है हमने, और उसके लिए आपको पता है तस्वीरें फिर बहुत होंगी, और तस्वीरों में अच्छा लगना भी ज़रूरी है, और अच्छा लगना के लिए अच्छी किट होना कितना ज़रूरी है। और जो किट अनवेल की गई है, जो रिवील की गई है, एक्चुअली यूनानिमसली मैंने जितने लोगों से पूछा उन्हें पसंद आई है, एंड आई रियली लाइक्ड इट। आई थिंक देयर इज़ नॉट मच गोइंग ऑन, एंड द सिंपलर थिंग इज़ द बेटर इट इज़। मैसेज भी जा रहा है, कलर्स भी खूबसूरत हैं, कोई खिचड़ी भी नहीं पकी हुई है, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रही है। स्टार नेशन का इसको टाइटल दिया गया है, और इस किट को डिज़ाइन किया है अब्दुल अहद ने, जो आज हमने ढूंढ लिया है उन्हें, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो अब्दुल अहद से हम ज़रा पूरा ये जर्नी पूछेंगे कि ये कैसे असाइनमेंट इन तक पहुंची, क्या आइडियाज़ थे, देयर वाज अ क्लटर ऑफ आइडियाज़, देयर वाज मैनी थिंग्स दैट वर गोइंग अराउंड, उसमें से कुछ चूज़ किया, क्या किया। अब्दुल अहद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, एंड सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर डिज़ाइनिंग दिस किट, वी रियली लाइक इट, वी लव इट एब्सोल्युटली। अब ये बताइएगा कि आपको कैसे अप्रोच किया गया, आप इससे पहले भी इस तरह की कोई चीज़ एज एन स्पोर्ट्स रिलेटेड डिज़ाइन कर चुके हैं, और जब असाइनमेंट आपको मिल गई तो सबसे पहले क्या रिसर्च की आपने, पिछली किटें देखी, वर्ल्ड कप की सारी स्टडी की, व्हाट वाज इट लाइक? First of all, thank you so much for inviting me on your show, and thank you for liking the kit. जी, प्रोसेस तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी माइंड में चल रही थी जब ये प्रोजेक्ट मुझे जब अप्रोच किया गया इस चीज़ के लिए, तो ऑलरेडी मेरे माइंड में कुछ था, बिकॉज इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि वर्ल्ड कप के लिए किट डिज़ाइन करना, बिकॉज आपको पता है 4 साल में वर्ल्ड कप आता है,
और अगर तो आप वर्ल्ड कप जीत जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो किट आपके साथ जो है ना हमेशा के लिए एक टैग रह जाएगा कि आपने ये किट डिजाइन की थी और आप उसमें वर्ल्ड कप भी जीत गए, और फिर जब फोटो भी होंगी उसमें तो वो तो मैं सबसे पहले अपने रूम में लगाऊंगा उसको फ्रेम करके। एब्सोल्युटली। तो आप भी बताइए कि हाउ वाज इट लाइक, मतलब आपको ये असाइनमेंट मिल गई, उसके बाद आपने, क्योंकि हम जो जीता हुआ है वर्ल्ड कप एक ही है, उसको ही बड़ा याद करते हैं, फिर 99, फिर हमें तो 96 की जर्सी भी बड़ी पसंद है, सारों को आपने देखा, मतलब क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स थे जिस पे गौर किया, कि अब कोई मल्टीपल ऑप्शंस बनाई फिर इसमें से अप्रूव कराया गया, कैसा रहा, इस क्या हुआ? जी, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अप्रोच किया गया था पीसीबी की तरफ से, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन द मार्केटिंग हेड ऑफ पीसीबी सलमान मसूद एंड मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद काशिफ। इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था इस बिलीफ के साथ कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर सकता हूँ और ऐसी कोई मैं चीज़ पुल ऑफ करूँगा, एंड आई एम रियली ग्लैड कि जिस तरह से जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज यू नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी हो जाती है अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होते हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड कि जिस तरह से हम चाह रहे थे, जो चीज़ हमने सोची थी, वी वर एबल टू पुल इट ऑफ। क्या सोची थी, यही तो पूछ रहा हूँ बार बार, कैसे सोचा था? मल्टीपल डिज़ाइन बनाए थे, कोई चांद सितारे के साथ भी ऑप्शन ट्राई की थी, किसी और कलर में भी ऑप्शन ट्राई की थी, हाउ डिड द स्टार कम अबाउट? ये स्टार इस साइज में, इसके बीच में पाकिस्तान, ये कैसे सारा कुछ डिसाइड हुआ? ओके, सो स्टार्टिंग इसकी इस तरह से थी कि हमने शुरू में एटलीस्ट 3 ऑप्शंस के ऊपर काम किया था, जिसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, डिफरेंट कलर टोन्स भी थी, जिसमें ऑब्वियसली एक लाइटर ऑप्शन था जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि लोग कहते हैं कि बिकॉज यू नो कि 99 वाली किट वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड वन, अभी तक उसको याद किया जाता है। ऑल्दो हम उसमें जीत नहीं सके थे वर्ल्ड कप, बट उसमें हमारी टीम परफॉर्मेंस सारी चीज़ें बिल्कुल टॉप टियर थी, तो उसको भी सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। एंड देन 1992 जिसमें हम वर्ल्ड कप जीते थे, तो बोथ वर लाइटर टोन। तो हमने लाइटर टोन के साथ भी एक ऑप्शन हमने देखी थी, बट हम उसको देख रहे थे कि किस तरह से क्या होता है। और स्टार वाली जो आप बात कर रहे हैं कि आइडिया किस तरह से आया था, तो वो हमारे माइंड में यही था कि अगर आप देखेंगे मॉडर्न स्पोर्ट के अंदर तो ज़्यादातर जो है ना वो अब टीम्स और बाकी जो दूसरी स्पोर्ट टीम्स हैं वो एक सिंपल डिज़ाइन की तरफ जा रही हैं। तो हमने भी सोचा था कि एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी तरह से एक बिगर आइडिया जो है ना वो रिप्रेजेंट करे। हमने क्रेसेंट के साथ जो है ना वो कुछ ऑप्शन ज़रूर देखे थे। इसके अलावा स्टार का जो था वो ये था कि 99 की अगर आप किट देखें तो उसके अंदर एक उसकी फॉर्मेशन इस तरह की बन रही थी कि वो एक बड़ा स्टार, वो बहुत स्ट्राइकिंग होता है, वो आपको बिल्कुल आके जो है ना वो लगता है। तो वो क्योंकि अगर आप इसको किसी एंगल से देखें तो ऐसा लगता है ज्योमेट्रिकल लाइंस हैं, फिर आप ज़रा गौर करें तो फिर आपको पता लगता है इट इज़ अ बिग स्टार, तो वो एलिमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। जी एग्जैक्टली। तो आइडिया यही था ना कि थोड़ी सी इसके अंदर एक सटल भी एक मैसेज हो, इतना स्टार को इतना बहुत ऑब्वियस करने की भी जरूरत नहीं थी, और फिर हमें जो एक मेन स्पेस थी फ्रंट वाली उसको भी ज़रा नीट रखना था। और डिज़ाइन ये कि जो कॉम्बिनेशन है खास तौर पे, अगेन लाइटर किट की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैक एंड फोर्थ करने के बाद फिर हमने ये डार्कर टोन इस वजह से इसको फाइनल किया, ताकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन जो है ना वो उसका हमें बहुत ज़्यादा मजेदार लग रहा था, एक नियॉन ग्रीन के साथ। तो आपने नियॉन ग्रीन स्ट्राइप्स डाल दी ना उसके अंदर, व्हिच लुक्स अमेजिंग। जी थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। अच्छा, आप ये बताएं कि रिएक्शन क्या आया? हमें तो चले पसंद आ गई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गाना हो, पीएसएल का कुछ भी हो, एक हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन मोर और लेस मुझे ये लग रहा है कि ये किट पसंद आई है लोगों को। आपको भी ऐसे लगा? किसी खिलाड़ी से आपकी बात हुई है? इस सरप्राइजिंगली मुझे भी इस तरह से लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ उस चीज़ के अंदर, तो देखने में बहुत सारी चीज़ आती है कि रिएक्शन किस तरह होता है। और हमेशा आपको भी ये चीज़ पता है कि हमेशा कोई भी चीज़ आती है, जिस तरह से आपने बात की पीएसएल एंथम की बात कर ली, किसी और नेशनल किट की बात कर ली, तो हमेशा एक मिक्स सा रिव्यू होता है कि लोग इस तरह की बात करते हैं। कोई कहता है कि बहुत अच्छी है, कोई कहता है बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आई है वो। बट मुझे भी ये देखने में आया, और जितने भी मेरे पास भी जो कमेंट्स आए हैं मेरे सोशल के ऊपर, तो ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि लोगों को पसंद आई है। और ऑब्वियसली जिसको पसंद नहीं भी आई तो वो एक उनका ओपिनियन है, और आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे तो पसंद आई जाएगी। अब ये बता दें कि बाकी टीम्स की किट्स, पर्टिकुलरली जो हमारे रीजन की टीम्स हैं या अदरवाइज जो टीम्स हैं जिनमें ग्रीन कलर भी इस्तेमाल होता है, तो वो भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कि भाई कोई सिमिलर चीज़ ना हो जाए, हम अपनी आइडेंटिफाई को भी मेनटेन रखें, हम स्टैंड आउट भी करें। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। देखें, बात ये कि हमारा कलर जो है वो ग्रीन है। अब हम वी कैन प्ले अराउंड विद कि हम किस तरह से जो है ना वो ग्रीन को और उसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उसके साथ हम किस तरह से जाते हैं। तो आई थिंक ये देखना होता है कि विजुअली क्या चीज़ बेहतर लग रही है और किस तरह से
वो ग्राउंड के ऊपर किस तरह से लगेगी। तो ये आई थिंक माइंड में ज्यादा होता है, बजाय ये कि हम बाकी और दूसरी इस तरह की जिस तरह की चीजों की आपने बात की उसके बारे में थोड़ा सा कम सोचता हूँ। ये देखता है कि विजुअली क्या चीज ज्यादा एंड चले फ्रंट तो डिजाइन हो गया, इसकी जो शर्ट की बैक होती है, बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव अ नेम ऑन इट, सो वो भी उतना ही उस पर भी फोकस किया जाता है कि द स्लीव्स एंड द बैक एंड द कॉलर एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। जी जी, नहीं सारी चीजें बहुत ही डिटेल के साथ डिजाइन की गई हैं। आई थिंक अभी ऑफिशियल इमेजेस उस तरह से नहीं आई हैं। बहुत सारे लोग, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि इसका बैक डिजाइन अभी तक जो है ना वो नहीं दिखा। तो होपफुली शायद पीसीबी इसको कोई नेक्स्ट रिलीज के अंदर कोई और नहीं, हमारे पास है कुछ पिक्चर्स जिसमें हम जरा उस पे फोकस जाहिर है फ्रंट पे ही होता है, तो कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें शोल्डर की सीम पे हमें नजर आ रहा है एक कलर का इफेक्ट बैक पे, ये यही एग्जैक्टली, इफ आई एम राइट प्लीज बता दें, और बाकी प्लेन ही है गालिबन। जी जी जी, बैक साइड भी काफी तो प्लेन है। वंडरफुल जी। चलें अब्दुल हादी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और अल्लाह करे कि ये अब्दुल अहद हमारे लिए भी वर्ल्ड कप यादगार रहे, और अब्दुल अहद आपके लिए भी वर्ल्ड कप यादगार रहे, और आपकी डिज़ाइन हुई किट पे इंशाल्लाह पाकिस्तान जब जीत जाएगा तो फिर हम दोबारा से मिलकर सेलिब्रेट करेंगे इसको। जरूर जरूर इंशाल्लाह। और बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा ना कि ये, क्योंकि देखिए सिर्फ ये डिज़ाइन तो ठीक है मैंने किया है, बट ऑब्वियसली ये डिज़ाइन हम सब के लिए है, ये टीम के लिए, प्लेयर्स के लिए, आप सब के लिए है। तो आई एम होपफुल कि जो है ना वो टीम हमारी इस तरह की है, और फिर नंबर 1 टीम है हमारी माशाल्लाह इस बार। तो वी आर होपफुल कि टीम जो है बिल्कुल वर्ल्ड कप जीत कर आएगी, और खासतौर पर स्केट पे अगर जीत कर आएगी तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पीछे फ्रेम भी जरूर दिखेगा। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या पता हम बात कर रहे हो तो हमने भी ये शर्ट पहनी हुई हो, और हम पाकिस्तान की जीत भी सेलिब्रेट कर रहे हो, या मैच की तैयारी की बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू अब्दुल अहद फॉर बीइंग विद अस। जी, तहरीक इंसाफ के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छी खबर आई, और तोशाखाना खेज में चेयरमैन PTI 3 साल की सज़ा इनकी मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। मिठाइयाँ बांटने के मुंतज़िर PTI के कारकुनों को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनके कायद जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, और साइफर केस में गिरफ्तारी चेयरमैन PTI की रिहाई में रुकावट बन गई है। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को 30 अगस्त तक जेल में रखने का हुक्म दे रखा है। आज अटक जेल में सीक्रेट एक्ट अदालत की समाअत होगी, और अदालती फैसले पर PTI तो खुश हुई, मगर उनकी सियासी हरीफ जमात नून लीग ने खुलकर एतराज़ किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने तबसरे किए कि गुड टू सी यू का जो और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हालात लिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान ने दावा किया कि सज़ा मुअत्तली से चेयरमैन PTI पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हो गए हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। वो सजा का ऑर्डर था, सजा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया, इसलिए वो चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के। इमरान खान चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। अच्छा जी, मामला इतना सादा नहीं है बाय द वे जितना बाबर अवान प्रॉब्ली उस वक्त समझ रहे थे। तहरीक इंसाफ के अपने वकील गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का मामला अलग से चैलेंज किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, क्या उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है? जब सेंटेंस सस्पेंड हो जाए तो सेंटेंस से आपकी वो जो 2 साल 3 साल है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर ऐसा भी आप नाअहली की तरफ इलेक्शन कमीशन का भी देखें तो वो भी साथ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसकी एक नोटिफिकेशन चूँकि इलेक्शन कमीशन ने किया है वो हम सेपरेटली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, मामला इतना सादा नहीं है, ये तो हमने आपको बता दिया। दिलचस्प बात ये भी है कि ये रिलीफ अपेरेंटली उसी अदालत से मिला है जिस पे तहरीक इंसाफ एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थी, और इन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त भी जमा करा रखी है। मिसकंडक्ट और पता नहीं क्या क्या जानबदारी के इल्ज़ाम भी इन्होंने लगा रखे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ऐसे में कैसे पीछे रहते हैं, उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया, क्या कहा सुन लीजिए। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल हुई है। मुअत्तल तब होती है जब सजा कम हो तो कोई भी चोर डाकू मुजरिम खाइन जाता है और वो कहता है कि जी मेरी सजा थोड़ी कम है, मुझे बेल दे दे। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी जब भी वो लगेगी। और फिलहाल क्योंकि साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके, इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती, तो सजा मुअत्तल होने पे बहुत जल्दी मिठाई ना खा लीजिएगा। सजा अपनी जगह कायम है, नाअहली अपनी जगह कायम है। साइफर के केस में आपने जवाब देना।
अच्छा जी, खैर पीटीआई के चेयरमैन अभी जेल में ही हैं और दीगर केसेस में आपको पता ही है उनको अभी मज़ीद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है तहरीक इंसाफ एटलीस्ट समझती है कि रिलीफ मिला है। आपको लगता है कि वाकई उन्हें खुश होना चाहिए या फिर इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये कोई अगर रिलीफ़ के हवाले से देखा जाए तो जो सुबह से एक या कल से जो एक बात चल रही है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रिलीफ़ है, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की प्ली जो थी वो सज़ा को मुअत्तल करने की थी, ज़मानत की थी, और इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें कि उनके एविडेंसेस को नहीं सुना गया था, तो ये मेरा ख्याल है मेरिट के ऊपर बनता था और इसके ऊपर जो है वो उनको उनकी सज़ा की मुअत्तली जो है वो मुमकिन हुई है। असल जो पिटीशन है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है, जिसमें कि मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनके ऊपर ज़मानत के हवाले से है, लेकिन ये जो केस है इसमें सज़ा सिर्फ मुअत्तल हुई है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, और इसके अंदर जो मज़ीद तफ्तीश है वो चलेगी और इसके ऊपर जो है वो गवाहान भी पेश होंगे, ये मामला भी आगे बढ़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो नज़ीरें हैं वो भी इसमें कोर्ट की जा रही हैं। तो मैं उसकी कोई लीगैलिटी के ऊपर उस तरह से नहीं जाऊंगी, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जितना ये कहा जा रहा था कि तोशाखाना में फौरी ज़मानत हो जाएगी, रिहाई हो जाएगी, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात नहीं थी, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको ऑलरेडी गिरफ़्तार किया जा चुका था और साइफ़र के मामले के ऊपर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हैं। इसी तरह से 9 मई के मामला जो हैं उसके ऊपर भी अदालत की इजाज़त मिल चुकी है DIG इन्वेस्टिगेशंस को, लाहौर की टीम को, और इसके साथ साथ FIA को, कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और हुकूमत भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके हवाले से। जैसे आपने कहा कि बहुत से केसेस बाकी हैं, आपको लगता है कि अगले 10-20 दिनों में इनको रिलीफ मिलना शायद मुमकिन ना हो तमाम मामलात में, या बहुत से मामलात में एक तवील कानूनी जंग अभी इनका इंतज़ार कर रही है? जी मेरा ख्याल है कि ये कोई सरेदस्त इम्कान इस बात का मौजूद नहीं है। मैं लफ्ज़ इम्कान इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इम्कान है वो इसी बात का है कि मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर उनकी जो गिरफ़्तारी है वो मतलूब है। तकरीबन बताया जा रहा है 18 ऐसे केसेस हैं जिनमें उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल हो चुकी है, और इसी तरह से जो साइफ़र का मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जल्द से जल्द तकमील की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बेशक उसको 1923 के कानून के मुताबिक किया जाए या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हाल ही में बना है, जो कि अभी तक एक मुतनाज़ा सा है क्योंकि सदर साहब की उसके ऊपर ट्वीट आई थी। इन दोनों सूरतों में उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उनका ओथ है, उनकी हलफ, उनका बतौर वज़ीर आज़म हल्फ़ वफ़ादारी है, उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो तफ्तीश जारी है। तो बहुत से मामलों पे तफ्तीश जारी है। सर 10 फिलहाल कोई रिलीफ ऐसा मिलता नज़र नहीं आ रहा। आसमा शिराजी बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, आपको पता ही है PTI ज़रा खुश भी थी, तोशाखाना में सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला आया, लेकिन जो ऑर्डर सामने आया है इसमें बज़ाहिर रिलीफ सज़ा कम होने पर दिया गया है, ट्रायल के मेरिट या डीमेरिट की बात नहीं की गई है। तो क्या समझते हैं, अभी भी खुश होना बनता है? नहीं, बात तो उनकी तब बनेगी PTI की कि जब उनके लीडर तमाम केसेस से बरी हो जाएं और वो दोबारा मैदान में आके पार्टी की क़ियादत संभाल लें। तो एक तो इसके बाद भी चूँकि केसेस इतने ज़्यादा हैं, साइपर केस में पहले से उनकी गिरफ्तारी डाली गई है कई रोज़ पहले, और अभी 30 तारीख़ को यानी आज उनकी उस सिलसिले में जो जुडिशल रिमांड दिया गया था तो उसकी दोबारा जज के सामने समाअत भी होगी। फिर ये बेसिकली तोशाखाना केस नहीं है, ये तो एसेट डिक्लेरेशन का केस है, जो कि फ़ैसला जिसका हो गया था और जिसमें वो जेल में गए थे और उनकी सज़ा मुअत्तल की गई। और इसका भी मेरिट पे उधर भी PTI ने कंटेस्ट नहीं किया और हाई कोर्ट में भी, क्योंकि मेरिट पे जब इस केस को कंटेस्ट करेंगे तो फिर इमरान खान के बचने का इम्कान बहुत कम नज़र आता है। तो असल तोशाखाना केस तो दूसरा है जो कि
कौमी एहतसाब ब्यूरो की अदालत में चल रहा है। तो तोशाखाना का जो असल केस है वो भी बहुत संगीन है। फिर 9 और भी संगीन है, फिर 9 मई का है, फिर साइफर वाला मामला है। बहुत शुक्रिया आपका साफी साहब। आई एम श्योर वी आर शॉर्ट ऑन टाइम टुडे। वी आर गोना सी यू टुमारो।